हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। और पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक वीडियो कोर्स के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं। और आपके सामने जो स्क्रीन पे बुक दिख रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जनरल स्टडीज़ 5000 TCS MCQs, इसी का वीडियो कोर्स लेके मैं आया हूं। और इस वीडियो कोर्स में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे MCQ डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपकी पूरी आप अवेयर होंगे कि जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें जो एमसीक्यूज आते हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन से या बाकी कोई भी सेक्शन से, उसका जो लेवल है कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशन थोड़ा सा हाई है। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा हाई है, तो अपने पढ़ाई को भी थोड़ा सा लेवल को हाई करना पड़ेगा, थोड़ी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छी बनानी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं आज के जो ये बुक है उसके वीडियो कोर्स में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, उसमें कैसे कैसे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे। इस बुक की जो पॉलिटी वाला वीडियो कोर्स है वो भी मैं आपको कराऊंगा। इकोनॉमिक्स पॉलिटी दोनों जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यू विल एंजॉय द लेक्चर, आपको चीज़ें पसंद आएंगी और आप डेफिनेटली हमारे वीडियो कोर्स से जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। ठीक है, तो आइए इकोनॉमिक्स सेक्शन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 5000 वाली बुक है, इसका इकोनॉमिक्स सेक्शन देखेंगे आज और देखते हैं कि कैसे बेहतरीन प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चंस को आज करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से इसको हम समझ पाते हैं, किस तरह से इसको हम लोग इंटरनालाइज कर पाते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका ये। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ सेल्फ रिलायंस। ओके, देखिए दिल्ली पुलिस में मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि कांस्टेबल लेवल के भी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं और एसआई वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो अच्छे हैं ही। दिल्ली पुलिस में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके जो पढ़ाई का स्तर है उसको और आपका जो फिजिकल पैमाना है, जो मापदंड है, जो मेजरमेंट है, उसको भी आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है दिल्ली पुलिस इज अ वेरी इलीट पुलिस और यहाँ पे जॉब के लिए आपको थोड़ी सी अपने लेवल को हाई तो करना पड़ेगा। तो मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं पूरी आपकी मदद करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी थोड़ी सी मदद से आप अपने टारगेट्स को जरूर अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ सेल्फ रिलायंस क्या है। दिल्ली पुलिस एसआई का ये क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन है 2022 का। क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भरता का सूचक जो है उसमें से क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि आत्मनिर्भरता का इसमें से कौन सा जो है वो इंडिकेटर है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग किसी चीज़ का इंक्रीज करेंगे इंपोर्ट का तो हमारा क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो राइज करेगा। ठीक है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो राइज करेगा, तो ये निश्चित तौर पे एक इंडिकेटर नहीं है आत्मनिर्भरता का, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। ओके, वैसे गुड्स को अवॉइड करना जो कंट्री में प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स विच कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब वैसे गुड्स को बाहर भेजना विच कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, तो ये तो गलत है। अगर ये इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, आपके देश में जो लोगों की जरूरत है वो कमी हो जाएगी, वो पूरा नहीं कर पाओगे। अवॉइडिंग द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, तो वैसे गुड्स का प्रोड्यूस क्या करना, एक्सपोर्ट अवॉइड करना। अवॉइडिंग द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, तो मुझे लगता है कि ऐसे चीज़ों का तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट को आप अवॉइड करोगे जो आपकी कंट्री में बनाया जा सकता है, तो वो तो गलत होगा। वैसे का इंपोर्ट अवॉइड करना है जो बनाया जा सकता है, ना कि एक्सपोर्ट। तो चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए, आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस का जो इसमें से इंडिकेटर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या कहता है कि उन वस्तुओं के आयात से बचना चाहिए, ठीक है, जिनका उत्पादन जो है देश में किया जा सकता है, जिसका उत्पादन जो है देश में किया जा सकता है। मतलब वैसे गुड्स को मंगाना आप अपने कंट्री में बंद कर दोगे या कम कर दोगे जो आपको देश में आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो क्या है, इट इज अ साइन ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इट इज अ साइन ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो क्या आंसर हो जाएगा पहला का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हाई ग्रोथ रेट विथ यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ द इकोनॉमी कुड बी अचीव्ड ओनली। ठीक है, क्या कह रहा है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की जो आत्मनिर्भरता है तभी प्राप्त की जा सकती है जब इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो आपको लगता है कि उसके बाद ही ये चीज अचीव हो सकती है। क्या है, पढ़ते हैं ऑप्शन। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच द पुअर पीपुल। ठीक है, गरीबों तक जो है आर्थिक समृद्धि का लाभ पहुंचे, आर्थिक समृद्धि का लाभ अमीरों तक पहुंचे। ओके, जहां अमीर होंगे ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेती है जब इकोनॉमी जो है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमी भाग लेती है, एंड इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जब आपकी जो इकोनॉमी है वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। बहुत आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। तो उच्च विकास दर में आधुनिक तकनीक का उपयोग अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब जो आपका बेनिफिट है वो गरीबों तक पहुंचे। ठीक है, जब तक आपका जो बेनिफिट है वो गरीबों तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपकी इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी है उसका कोई मतलब, कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं निकल के आता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, जब आर्थिक समृद्धि का जो लाभ है वो गरीबों तक पहुंचता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन? क्या कह रहा है? Which of the following correct regarding globalization? It involves creation of network. Okay, so it involves creation of networks and activities transcending economic and activities, network and activities transcending economic, social and geographical boundaries. ठीक है, economical, social and geographical boundaries. Outsourcing is one of the important outcomes of globalization process. ठीक है, तो आउटसोर्सिंग क्या है? पहला चीज ये बताया और दूसरा ये बताया। पहला क्या बताया? पहला कहता है कि ग्लोबलाइजेशन कब अचीव होगा? जब आपका क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, जब आप नेटवर्क बनाओगे। ठीक है, जब आपका नेटवर्क बनेगा, सपोज कि आपका कंट्री है ए, ठीक है, और आपने बी कंट्री, सी कंट्री, डी कंट्री और ई कंट्री, इन चारों कंट्री से जब आपने नेटवर्क बनाया बिजनेस करने के लिए, तब जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये नेटवर्किंग बहुत जरूरी है ग्लोबलाइजेशन में। दूसरा है आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही है आपको बताना है। तो बोथ 1 एंड 2 या इन दोनों में से एक या दोनों गलत है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है, पहला भी सही है क्योंकि नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि जब ग्लोबलाइजेशन है उसमें नेटवर्क बनाने की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद जो है क्या है कि इसमें आउटसोर्सिंग भी करते हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप देखेंगे कि बहुत सारे बीपीओ जो हैं वो विदेश के कंपनियों के लिए हमारे इंडिया में स्टेब्लिश हुए थे। तो इसको क्या एग्जांपल है? ये आउटसोर्सिंग का एग्जांपल है। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ 1990s के दशक में स्टार्ट हुआ, मतलब 1991 में दशक हुआ। और उसमें पीवी नरसिम्हा राव और जो हमारे प्रधानमंत्री रहे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो हमारे यहाँ जो एलपीजी की शुरुआत हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये कब हुआ? ये हुआ आपका 1991 में। ठीक है, 1991। क्लियर है, समझ में आ गई चीजें? आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो क्या है नेक्स्ट प्रश्न? प्रश्न पढ़ते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मोस्ट पीपुल वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे रीजन पूछ रहा है, क्या कारण है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोग काम करने का जो रीजन है वो आपको बताना है। दिल्ली पुलिस के एसआई का क्वेश्चन है 2022 का, ज्यादा पुराना भी क्वेश्चन नहीं है। यस, तो क्या कारण हो सकता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो वर्किंग कहाँ है? वो एग्रीकल्चर के फील्ड में वर्किंग है। समझते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, और उसमें से एक जो सही आंसर है, जो सही में रीजन है इसका, वो पता करने की कोशिश करेंगे। सो पीपुल गेट हायर रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर। सो लोगों को कृषि में जो है उच्च रिटर्न मिलता है, ये तो बिल्कुल गलत है, कृषि में उतना लाभ है नहीं। दूसरा, ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक दबाव के कारण, अदर सेक्टर डू नॉट एब्जॉर्ब पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन एग्रीकल्चर। सो इंटरेस्ट जो है, जो रुचि है, ये भी एग्रीकल्चर में नहीं है, ये खत्म हो चुकी है। पॉलिटिकल प्रेशर की क्या बात होती है? हम क्या काम करेंगे, इसके पॉलिटिकल प्रेशर का कोई इससे मतलब नहीं होता है। तो क्या है इसका जो आंसर है, जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो क्या है, वो इस सेक्टर के पीपल को क्या कर रहे हैं? काम नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो यही जो है इसका रीजन है, सी जो है इसका एग्जैक्ट रीजन है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर के फील्ड में ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, तो दूसरे जो सेक्टर है मतलब सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर के लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं और रोजगार नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग आज भी एग्रीकल्चर में लिप्त हैं। लेकिन एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो क्या है? वो बहुत कम है। तो लिमिटेड जॉब को बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो लिमिटेड जॉब है उसको बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, ये है एग्रीकल्चर की दशा। ओके, हु इज नोन ऑफ फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? ठीक है,
माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक किसको कहते हैं? 4 नाम है, जल्दी बताइए। मैंने आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, कई दफा आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है। यस, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक किसे कहते हैं? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है उसको कहते हैं अल्फ्रेड मार्शल को, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। और पॉल क्रुगमैन जो है ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने, पॉल क्रुगमैन ने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, और अल्फ्रेड मार्शल जो है वो क्या है? वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। तो प्लीज इसको मत भूलिएगा, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को आपको कराया है और आप इसको भूल गए हैं, ठीक है। तो पॉल क्रुगमैन जो मैंने बताया, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, मैं लिख देता हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड थ्योरी है वो किसने दिया, तो उसका आंसर हो जाएगा पॉल क्रुगमैन। और अल्फ्रेड मार्शल जो है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो मैंने बोला है, मैक्रो नहीं बोला है। मैक्रो वाले क्वेश्चंस भी आपसे मैं पूछूंगा, तो इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया। ओके, सो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। सो हु इज नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल गए। फाउंडिंग फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं निम्न में से कौन है, आपको बताना है। जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ या पॉल सैमुअल्स। यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉन जेम कीन्स, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ या पॉल सैमुअल्स, क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक है इनमें से कौन है द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स। बहुत आसान है, मैंने आपको पहले बताया था कि माइक्रो और मैक्रो के जो जनक हैं उनका नाम आपको बिल्कुल याद रखिएगा। तो आपके माइक्रो के कौन हो गए? अल्फ्रेड मार्शल। और आपको मैक्रो के कौन हो गए? वो हो गए आपके जॉन मेनार्ड कीन्स। तो अल्फ्रेड मार्शल यहाँ है, तो यहाँ मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, आपके पीपीटी में आपको रिवीजन करने में आसान हो जाएगी। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो क्लियर हो गया, आपको इससे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ मौजूद है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अ duopoly, ठीक है, अ duopoly is a type of oligopoly wherein how many firms have dominant or exclusive control over a market। सो दो अधिकार जो है एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें कितने फार्म जो है बाजार पे प्रभुत्व या अन्य नियंत्रण करते हैं, आपको बताना है। तो कितने फार्म जो है डिओपोली में बाजार पे कंट्रोल करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2, 5, 4 या 3। कितने फार्म जो है वो डिओपोली में बाजार पे कंट्रोल करते हैं? सो डिओ का अर्थ आप समझते हैं, डिओ जो शब्द यहाँ लिखा है, डिओ प्लस पोली, तो डिओ का अर्थ ही होता है दो, ठीक है, दो। तो दो फार्म जो है ऐसी स्थिति में बाजार को कंट्रोल करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे और देखते हैं कि यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि प्राइमरी मतलब प्राथमिक गतिविधि जो है इसका उदाहरण इसमें से चारों में से कौन है। 4 आपके पास उदाहरण है, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड क्लोथ वीविंग। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है जो प्राइमरी एक्टिविटीज है या जो प्राथमिक गतिविधि है इसका उदाहरण इन चारों में से क्या हो जाएगा। यस, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड क्लोथ वीविंग, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट्री, ठीक है। आपको मैंने बताया है फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे चीज़ें जो हैं, फिशिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के इकोनॉमिक में काउंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है? वो सेकेंडरी में हो जाता है। और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, वेयर हाउसिंग, ये क्या हो गए? ये आपके टर्सरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। बहुत आसान आसान प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। ओके, तो व्हेन अ गुड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब क्या कह रहा है
कि किसी सामान को तब बनाया जाता है जब नेचुरल रिसोर्सेज का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन के इस्तेमाल की बात हो रही है, उसके दोहन की बात हो रही है। जब प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता है, इट फॉल्स द कैटेगरी ऑफ, तो इस किस कैटेगरी में पड़ता है, ठीक है। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, आपको बहुत जरूरी से ध्यान देने वाली बात है, ये प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है। लैंड, वाटर, रिसोर्सेज, लाइट, ये सारी चीजें जो है वो प्रकृति हमें देती है। तो इसका इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो इन चारों में से किस सेक्टर में आएगा, ये आपको बताना है। तो माइनिंग इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल। यस, जल्दी बताइए किस सेक्टर में आता है। ऐसे चीजें जो प्राकृतिक जो संसाधन है वैसा इस्तेमाल करके बनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो लैंड हो गया, जो वाटर हो गया, जो सनलाइट हो गया, तो ऐसे इस्तेमाल करके हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ गुड एग्जाम्पल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया। ओके, तो द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन विच ईयर। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला इकोनॉमिक सर्वे आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत किया गया। यस, कब प्रस्तुत किया गया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1950-51। तो ठीक है, 1950 और 51 के समय जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया वो एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक जो पार्ट है, एज ए पार्ट ऑफ बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। इट वॉज प्रेजेंटेड एज ए पार्ट ऑफ बजट। लेकिन आगे चल के 1964 से ये सेपरेटली प्रेजेंट होने लगा, ठीक है। सेपरेटली जो है इसको प्रेजेंट किया गया 1964 से आपके इकोनॉमिक सर्वे को, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण को, ठीक है। सो आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसको जो है बजट के ठीक पहले प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। ओके, तो व्हाट इज अ इशू प्राइस, ठीक है। निर्गम मूल्य जो है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। व्हाट इज एन इशू प्राइस, व्हाट इज एन इशू प्राइस और निर्गम मूल्य, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो निर्गम मूल्य है वो इन चारों में से क्या होगा। सो इट इज अ सेम प्राइस एज द मार्केट प्राइस। सो जो मार्केट का प्राइस है वो सेम प्राइस होता है। दूसरा, इट इज अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। ये जो मार्केट प्राइस है इससे लोअर है, ये देखिए ये सेम है। और इट इज अ प्राइस फिक्स्ड बाय द फार्मर्स, ठीक है। ये किसान द्वारा तय की गई कीमत होती है। ओके, इट इज अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस, और या ये मार्केट प्राइस से हायर होती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं। इसे किसी एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में अगर आपको दो ऑप्शन सिमिलर दिखे तो उसका भी 90% चांस होता है कि वही दो में से एक आंसर होगा। तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन आपको सिमिलर दिखेंगे। इट इज प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, इट इज अ प्राइस हायर देन द मार्केट प्राइस। तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं ये देखिए बहुत सिमिलर है। तो ऐसा चांसेस होता है कि इन दोनों में से ही एक आंसर होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव वाले एग्जाम में आपसे पूछा गया है और ज़्यादा पुराना नहीं, 2020 में ही पूछा गया है, ठीक है। आपको बताना है कि दूसरा जो सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, इन चारों में से कौन सा वो है जो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। जल्दी बताइए सेकेंडरी सेक्टर का इसमें से कौन सा पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। बैंकिंग, शुगर फैक्ट्री, वेयर हाउसिंग या ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जो शुगर केन होता है, शुगर केन होता है, ये कौन सा पार्ट है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है क्योंकि नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके जो है वो शुगर केन बनाया गया। लेकिन इसी शुगर केन को जब कहाँ ले गया गया, फैक्ट्री में ले गया गया, फैक्ट्री में ले गया और फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करके क्या बनाया, शुगर बनाया, मतलब चीनी बनाया। तो चूंकि इसको प्रोसेस किया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, फर्स्ट सेक्टर। तो क्या हो जाएगा, तो शुगर की जो फैक्ट्री है ये हो जाएगी आपकी चीनी कारखाना जो है, ये हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल, ठीक है।
सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल, और बाकी जो बैंकिंग, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट है ये आपका टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमें आगे हमसे क्या पूछा गया है। ओके, तो टर्सरी कंज्यूमर्स मेक अप द ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन्स। ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं खाद्य श्रृंखला में किस लेवल पे आते हैं। ओके, जो टर्सरी कंज्यूमर हैं वो फूड चेन में किस लेवल पे आते हैं। यस, यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो है बेसिकली इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, आपकी इकोनॉमी में ये क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट का है। और ये जो फूड चेन हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे इसका क्या हो। तत्काल के लिए मैं बता दूं ये जो है चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, ये चौथे स्थान पे आता है। आगे हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं, मैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, उस समय वी विल डिस्कस द इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। ओके, आइए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बिलोंग टू द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गतिविधियां एक अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो लीगल कंसल्टिंग, फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब कृषि जो उपकरण होते हैं उनका निर्माण, बैंकिंग सर्विसेज या टी प्लांटेशन मतलब चाय का बागवान। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए लीगल कंसल्टिंग है, ये जो है ये क्या सर्विस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर क्या है, ये भी सर्विस है, तो ये भी टर्सरी हो जाएगा। और टी प्लांटेशन क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर है। ये प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, और ये जो दोनों हो गए आपके, ये हो गए आपके टर्सरी। ये हो गए आपके टर्सरी। तो इसका एग्जांपल और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है फार्म इक्विपमेंट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले जो भी चीजें हैं वो कहाँ आती है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, फार्म इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो द सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बाय द गवर्नमेंट यूजुअली ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट्स और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री। ठीक है, कोई भी सरकार की जो संपत्ति है अगर उसकी बिक्री की जाए तो सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अंचल संपत्तियों को कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं। यस, द सेल ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के आपने सुना होगा बहुत बार, गवर्नमेंट इसके क्या करती है, इसके स्टेक को सेल करती है। तो पीएसयू के स्टेक को सेल करती है, वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन या डिवैल्यूएशन। यस, क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताइए क्या कहते हैं इसको। जब सरकार अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या अपने जो भी सेंट्रल पब्लिक कंपनीज हैं उसके प्रॉपर्टीज को बेचती है या लिक्विडेशन करती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। उसको कहते हैं हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है। यस, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है, निम्न में से आपको बताना है। ओके, तो प्राथमिक क्षेत्र का परिभाषा हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्स को यूज करके बनता है और या तैयार होता है उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। तो देखते हैं कि इनमें से क्या है जो नेचुरल रिसोर्स का यूज करके नहीं बना है। ठीक है, तो माइनिंग ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल रिसोर्स का यूज होता है। डेयरी बिल्कुल, फॉरेस्ट्री ये बिल्कुल ये भी होता है, फॉरेस्ट्री भी जो है नेचुरल रिसोर्स को हम लोग यूज करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो रेलवे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेलवे। ठीक है, तो रेलवे जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हु इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड चेन। ओके, सो फूड चेन में जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये फिर से इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव वाले एग्जाम में ही पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। देख लेते हैं, इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। तो बताइए क्या कर रहा है कि हु इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड चेन। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब होता है जो पहला कंज्यूमर आपका होता है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट कंज्यूमर होता है, फर्स्ट कंज्यूमर
फर्स्ट कंज्यूमर मतलब जो क्या है, जो ग्रास खाता है, ठीक है, जो ग्रास, पत्तियां, नेचुरल चीजें खाता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कंज्यूमर। तो इसमें देखिए फर्स्ट कंज्यूमर आपको क्या लगता है, तो इसमें जो है ग्रास होपर मतलब टिड्डियां जो होती हैं, टिड्डे, उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर, क्योंकि इस टिड्डे को क्या सांप खा सकता है और उल्लू भी खा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रास होपर को फर्स्ट कंज्यूमर, मतलब ये क्या है, ये ग्रास को खाते हैं, इसलिए ग्रास होपर्स आर कॉल्ड फर्स्ट कंज्यूमर। तो क्या कह रहा है, हु इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड चेन, तो फूड चेन में जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे ये टिड्डे या ग्रास होपर, ठीक है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था लेकिन कर लेते हैं, आ गया है सामने तो फिर ठीक है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं और अच्छे क्वालिटी के इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, पीपल लाइक स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पुवर्टी आर कैटेगराइज एज, ठीक है। तो छोटे किसान और मौसमी मजदूर, ठीक है, छोटे किसान और मौसमी मजदूर मतलब मौसम के अनुसार जो मजदूरी करते हैं, जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, कभी मौसम में काम मिल गया तो अंदर हो गए, बाहर हो गए, और कभी काम नहीं मिला तो बाहर हो गए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, आपको बताइए। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या कहा जाएगा इनको। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, और इस प्रश्न को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इस प्रश्न को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 6500 वाले जो वीडियो कोर्स है उसमें मैंने इसके क्वेश्चंस को आपको कराया है। क्या हो जाएगा इसका, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतने चांसेस जो है आपके एग्जाम में क्लियर होने के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा चर्निंग पुअर, ठीक है, विलोरन गरीब, ठीक है, चर्निंग पुअर जो है इसका राइट आंसर। ओके, तो एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स लीड टू, क्या कह रहा है, एक उत्पाद की बिक्री में अनापेक्षित वृद्धि हो जाए तो उसके कारण क्या होता है। यस, अगर किसी कोई आपका प्रोडक्ट है उसकी बिक्री जो है, एक बैग क्या हो जाए, एक बैग सूट कर जाए, सेल जो है एक बैग सूट कर जाए, यही तो कह रहा है कि एक उत्पाद की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि, ठीक है, अन अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स, अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स जब होगा, किसी प्रोडक्ट के बिक्री में अनएक्सपेक्टेड सेल होगा तो उसका क्या रिपरकशन होगा आपको बताना है। सो जल्दी जल्दी बताइए, पढ़िए जल्दी से और बताइए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या है। क्या क्या कह रहा है, कह रहा है प्लांट एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जो स्टॉक है उसका नियोजित संचय होगा, जो आपके स्टॉक है वो क्या है, वो भर जाएंगे। दूसरा कह रहा है प्लांट डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक का नियोजित विसंचय हो जाएगा। ओके, अनप्लान डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक का जो है अनियोजित विसंचय होगा, या अनप्लान एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब उसका जो होगा अनियोजित संचय होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, जब अनएक्सपेक्टेड होगा तो सबसे पहले तो जो प्लान है उसको आप काट दीजिए। जब चीज़ें कोई अनएक्सपेक्टेड होती हैं तो चीज़ें उसका जो रिपरकशन होता है वो क्या होता है, वो भी प्लान नहीं हो पाता है, तो प्लान वाले तो आंसर कट जाएंगे, ठीक है। ये प्लान तो होगा नहीं क्योंकि ये जो है अनएक्सपेक्टेड है, जब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं तो प्लान कैसे हो सकता है, तो ये दोनों कट जाएंगे। 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ठीक है। सो पहला कह रहा है अनप्लान डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब आपको जो प्रोडक्ट है बिना प्लान का खत्म होने लगेगा, और दूसरा है अनप्लान एक्यूमुलेशन, मतलब बिना प्लान का इन्वेंट्री जो है बढ़ने लगेगा। देखिए जब आपको पता नहीं है कि कोई चीज़ का सेल बढ़ने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे नहीं। जब प्रोडक्शन को बढ़ाओगे नहीं तो एक्यूमुलेशन कहाँ से हो जाएगा, एक्यूमुलेशन तो होगा नहीं, क्या होगा, डीकम्युलेशन होगा, डी एक्यूमुलेशन होगा, मतलब सामान जो है आपका खाली होने लगेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, स्टॉक का अनियोजित जो है विसंचय होने लगेगा, ना कि उसका संचय होगा, क्योंकि ये अनप्लान्ड है ना, अनएक्सपेक्टेड है। जब अनएक्सपेक्टेड है तो आपने मैन्युफैक्चरिंग में इसकी यूनिट्स में काम करवाया नहीं, जब आपने काम करवाया नहीं तो क्या होगा, सामान आपका वेयर हाउस से तुरंत खाली हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, स्टॉक का अनियोजित विसंचय। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ओके, सो विच इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इन 1870 बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी मैंने आपको बताया था क्लास में, उन्होंने भी किया था, आपको पता है पॉल क्रुगमैन ने भी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी दी है। लेकिन क्या आपको प्रश्न पूछा है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड थ्योरी है 1817 में, और जो यहाँ पे क्लोज लग रहा है वो क्या लग रहा है, बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड थ्योरी डेवलप हुई है वो किस पे हुई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत जो है तुलनात्मक लाभ
और विशेषज्ञता के आधार पे की गई है। मतलब इन दोनों चीजों को कंसीडर किया गया है। कंसीडर ड्यूरिंग डेवलपिंग दिस थ्योरी, डेवलपिंग दिस थ्योरी, ठीक है। सो कंसीडर ड्यूरिंग डेवलपिंग दिस थ्योरी, तो इस थ्योरी को डेवलप करने के दौरान इस चीज को कंसीडर किया गया। क्या कंसीडर किया गया? तो इसको डेवलप किया गया तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता को। और इस थ्योरी को किसने बनाया है आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पॉल क्रूगमैन, गैरी बेकर, मिल्टन फ्राइडमैन या डेविड रिकार्डो? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसने इस चीज को, फैक्टर को कंसीडर करने के बाद इंटरनेशनल जो ट्रेड थ्योरी है उसको डेवलप किया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डेविड रिकार्डो, ठीक है। डेविड रिकार्डो इज द राइट आंसर, ठीक है। सो डेविड रिकार्डो इज द राइट एंड ट्रू आंसर, ओके। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है हमारे नेक्स्ट सवाल में, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, ठीक है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशन जो होते हैं कौन से प्रोफेशन होते हैं? इंटेलेक्चुअल्स वाले जो काम होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स वाले जो काम होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। जैसे कि भारत में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, आपको पता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। ये कौन सा काम कर रहे हैं? ये गोल्ड कॉलर जॉब का काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कंपनी के कोर टीम में जो एडवाइजर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो गोल्ड कॉलर के जॉब का काम करते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर के जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी जो लोग होते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में ज्ञान देते हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो गोल्ड कॉलर जॉब का काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाना है उसके लिए आइडियाज जो दे रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? वो सारे काम जो है गोल्ड कॉलर जॉब वाले हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो किस क्षेत्र में आता है? तो गोल्ड कॉलर जो जॉब है आपका आता है पंचभागी क्षेत्र में, यानी कि क्वीनरी सेक्टर में, ठीक है। पंचभागी क्षेत्र में यानी कि क्वीनरी सेक्टर में आता है आपका गोल्ड कॉलर जॉब, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं एक नए क्वेश्चन को, ठीक है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन 2019, अगर 2019 में WPI का कैलकुलेशन हो, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI अगर 2019 में कैलकुलेशन करें तो इज टेकन एज द बेस ईयर। तो इन चारों में से कौन सा जो है उसको बेस ईयर माना जाएगा, ठीक है। सो 2019 में अगर थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए किस वर्ष के आधार को एक बेस आधार के रूप में माना जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, विच ईयर विल बी कंसिडर एज द बेस ईयर? ओके, देन व्हाट वुड बी द आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 11-12, 2011-12 जो है जो बेस ईयर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। 2011-12 इज कंसीडर एज ए बेस ईयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं यहां हमसे क्या पूछा गया है। ओके, सो इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन इंडिया? तो पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो कब अनाउंस किया गया और वो किस पे बेस्ड था? वो मिक्स प्रिंसिपल पे बेस्ड था, ठीक है। वो जो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रिंसिपल बेस्ड था। तो भारत में घोषित मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष बनाई गई थी ये आपको बताना है। तो इट इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है सिद्धांत है उसके आधार पर बेस्ड था और किस वर्ष बनाई गई थी ये आपको बताना है। सो 1959, 1948, 1950 या 1962? क्या हो जाएगा राइट आंसर? किस साल पहली बार मिक्स्ड इकोनॉमी के बेस पे जो है वो अर्थव्यवस्था बनाई गई है ये आपको बताना है। यस, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा 1948, ठीक है। 1948 जो है राइट आंसर। सो 1948 में जो पहली बार आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया, ठीक है, जो पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? दैट इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है, समझ में आई चीजें? बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि आगे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 24,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल इन फार्मिंग सेक्टर, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में एक कार्यशील क्या है, पूंजी है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है, मतलब इसका इस्तेमाल होता है। यस, सो थ्रेसिंग मशीन, सो वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है फार्मिंग सेक्टर में, ध्यान दीजिएगा। थ्रेसिंग मशीन, मनी, ट्रैक्टर या लैंड। सो विच ऑफ देम इज अ वर्किंग कैपिटल इन फार्मिंग सेक्टर, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपने इकोनॉमिक्स के, आपकी जो नॉलेज है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब काफ़ी अच्छी हो गई होगी और यू कैन इजली गेस एंड टेल द आंसर कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। सो कृषि क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र में जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मनी। सो मनी जो है इट वर्क्स एज एन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मनी, मतलब पैसा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। तो भारत की इकोनॉमी जो है आपको पता है किस तरह की अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट भी बेसिकली वो जो लोग हैं जिनके लिए उनको सोशलिस्ट प्रिंसिपल फॉलो करती है और उनके लिए व्यवस्था करती है। आपको बताना है कि ये कैसी स्थिति है इकोनॉमी की, जिसमें गवर्नमेंट जो है जो गरीब लोग हैं उनका भी ख्याल रखती है और जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। तो क्या करते हैं, कहते हैं इस सिचुएशन को मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है, सबसे अच्छे ढंग से परिभाषित करता है। देखिए सारे जो गुण हैं वो अपनी इकोनॉमी में है, कम्युनिस्ट भी है, कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, मिक्स्ड भी है, थोड़ा थोड़ा सब है। ये हो सके थोड़ा बहुत कम हो, बहुत कम हो, लेकिन सारे हैं। लेकिन सबसे अच्छे ढंग से हमारी इकोनॉमी को इन चारों में से कौन डिफाइन करता है, ये आपको बताना है। तो बेस्ट वे जो है हमारी इकोनॉमी को इसमें से क्या डिफाइन करता है, विच ऑफ देम डिफाइंस आवर इकोनॉमी इन अ बेस्ट वे, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। तो आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है दैट कैन बी इजिली डिस्क्राइब एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या है एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का हमारा कंट्री। ठीक है, हमारा कंट्री। सो क्या होता है यहाँ पे, मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली दो प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक तो देखिए आपका पब्लिक प्लेयर हो गया, सो पब्लिक भी इसमें पब्लिक प्लेयर, पब्लिक, और दूसरा हो गया प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो यहाँ पे सरकार जो है भी अपना रोल करती है और जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी अपना रोल करती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है पब्लिक से हिसाब से करें तो पीडीएस सिस्टम जो है हमारे देश में चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो भी गरीबी रेखा के लोग नीचे हैं उनको जो ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स है उनको प्रोवाइड कराती है सरकार। तो देखिए कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर भी है जो काम कर रही है और दूसरे है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या एग्जाम्पल है, तो आप जाओगे अगर मार्केट में तो आपको जो राइस है वो बेचने वाले प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। सो एमएनसीज भी काम करती हैं, वैसे मल्टी सोर्स भी काम करते हैं। ठीक है, मल्टी सोर्स भी काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज है वो काम कर रही हैं जो आपको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करा रही हैं, पैकेज फूड ग्रेन्स, कॉस्टली फूड ग्रेन्स, विदेश से लाए गए फूड ग्रेन्स, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो दोनों मिक्स करके हमारी इकोनॉमी का जो है एक संजोग बैठता है और हमारी इकोनॉमी जो है इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, एक है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में जो कंट्री की इकोनॉमी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल ध्यान दिया जाता है। समाजवादी मतलब सब चीज, सब लोगों को सब चीज मिलना चाहिए। ठीक है, लोगों का जो बेटरमेंट है वो देखा जाता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल पब्लिक सेक्टर ही काम करते रह जाती है, पब्लिक सेक्टर ही काम करती है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में भी पब्लिक सेक्टर काम करती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में भी पब्लिक सेक्टर काम करती है। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केवल प्राइवेट सेक्टर काम करती है, प्राइवेट सेक्टर काम करती है। मतलब क्या होगा, कम्युनिस्ट में क्या होता है, कम्युनिस्ट में क्या होता है, एवरीवन अकॉर्डिंग टू नीड, एवरीवन अकॉर्डिंग टू नीड, आपकी जो जरूरत होगी उसके अनुसार जो है आपको चीजें मिलेंगी। तो ये जो है आपका कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर होता है। और जो पूंजीवाद व्यवस्था में है वहाँ क्या है, वहाँ प्राइवेट प्लेयर्स केवल काम करते हैं और यहाँ जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ये बहुत लार्ज स्केल में होते हैं और यहाँ पे जो गवर्नमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है वो नहीं होंगी और केवल प्राइवेट सेक्टर होंगे। और वो चीज़ों की जो रेट हैं डिमांड सप्लाई के अनुसार मार्केट की जो चीज़ें हैं वो डिसाइड होती है और सरकार इस स्थिति में
कभी भी इंटरवीन नहीं करती है या नहीं कर सकती है। तो ये जो डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर के बीच में और ये जो डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर के बीच में, ठीक है। तो ब्लू रिवोल्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि जो ब्लू रिवोल्यूशन है निम्न में से किस चीज से डील करता है। यस, ब्लू रिवोल्यूशन जो है इनमें से किस चीज से डील करता है। यस, सो ब्लू रिवोल्यूशन आप जानते हैं इसकी जो नीली क्रांति है वो 1985 में भारत में शुरू हुई थी, ठीक है, 1985 में। और ये क्या चीज है आपको बताना है, व्हाट इज ब्लू रिवोल्यूशन, जल्दी बताइए क्या है ब्लू रिवोल्यूशन। यस, इट इज रिलेटेड टू फिशरीज, इट इज रिलेटेड टू फिशरीज, ये मछली पालन से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू फिशरीज। सो हीरालाल चौधरी को फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं, हीरालाल चौधरी को फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, हीरालाल चौधरी को फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। और 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत की। पर्पस क्या था, क्यों शुरुआत की? बेसिकली गवर्नमेंट चाहती थी कि जो मछली पालन है उसमें थोड़ी और बढ़ोतरी हो, उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो, और जो इकोनॉमिक के स्केल पे जो फिशरीज का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाया जाए। तो इसी को लेकर 1985 में आपका जो है वो आपका ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। और ये जो है ये फिश से रिलेटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादक कंट्री कौन सा है, तो क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा चाइना। तो चाइना जो है वो रैंक 1 है, चाइना जो है रैंक 1 है किसमें? फिशरीज में, ठीक है। और इंडिया है वो क्या है? वो है रैंक 2, इंडिया का रैंक है रैंक 2, ठीक है, इंडिया का रैंक है रैंक 2। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में आपका ब्लू रेवोल्यूशन तो पूछ ही सकता है, हो सके ये भी पूछ ले कि हु इज द कॉल्ड फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, और उसके बाद ये भी पूछ ले कि इंडिया और चाइना का रैंक से रिलेटेड जो प्रश्न है ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। ओके, आपको बताना है कि ओलिगोपोली एक जो टर्म है मार्केट का, आपको पता है मोनोपोली, ओलिगोपोली ऐसे टर्म्स हैं जिसमें मार्केट में कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसके बारे में इस शब्दों से हमें पता चलता है। तो आपको बताना है कि ओलिगोपोली का अगर हम जिक्र करें तो इसके अनुसार आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो ओलिगोपोली को दर्शाता है और जिसमें ओलिगोपोली हम ध्यान दे सकते हैं, हम उसमें देख सकते हैं कि ओलिगोपोली का इसमें मौजूदगी है। कौन सा ऐसा इंडस्ट्रीज है जिसको आप ओलिगोपोली से डिफाइन करेंगे? जल्दी बताइए, आपको मैं देता हूं 5 सेकंड। यस, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओलिगोपोली। यस, क्या हो जाएगा ओलिगोपोली इसका आंसर? तो ओलिगोपोली की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू दिस, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या हो जाएगा सही उत्तर? सो ओलिगोपोली में क्या होता है, मतलब दो जो लोग हैं, दो से थोड़े से ज़्यादा, मतलब 2-3 लोग मिलके इस इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वो क्या है? वो है आपका सिगरेट इंडस्ट्रीज। आपने देखा है सिगरेट की बहुत सारी कंपनीज नहीं है ना, कुछ ही कंपनी है सिगरेट की जो इसको चलाती हैं। तो कुछ लोग मिलके इस पर क्या किए हुए हैं? इस पर आधिपत्य जमाए हुए हैं। हमने एक क्लास में देखा था लेक्चर में डिओपोली, डिओपोली, ठीक है। सो इसमें क्या है? इसमें बेसिकली दो जो कंपनीज है, दो जो ऑनर मिलके इस कंपनी को चलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ड्यूओपोली। और एक जो आपका है वो क्या है? वो है आपका मोनोपोली, ठीक है। एक है आपका मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर होता है, सिंगल जो है वो सेलर होता है आपका मोनोपोली में, ठीक है। तो मोनोपोली में आपका सिंगल सेलर होता है। क्लियर है? समझ में आ गई चीजें? तो ड्यूओपोली आपने देखा दो, मोनोपोली देखा सिंगल, और ओलिगोपोली में कुछ लोग मिलकर इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। तो सिगरेट इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा और क्लासिकल एग्जांपल है ओलिगोपोली को समझने के लिए, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स। आपको बताना है कि आर्थिक जो नियोजन है वो किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है,
ठीक है, किस अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य व्यवस्था है, आपको बताना है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, किस इकोनॉमिक का इसेंशियल फीचर है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग, यस, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ड्यूअल इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसका जो है इसेंशियल फीचर है इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, आपको पता है ये किस फॉर्मूले पे काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो किस फॉर्मूले पे काम करता है, ये कौन सा फॉर्मूला है जिसपे ये काम करता है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है डिमांड एंड सप्लाई का, डिमांड एंड सप्लाई की जो फॉर्मूला है उस पर काम करता है आपका कौन सा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का कैसे काम करता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जो होता है प्राइवेट प्लस पब्लिक, दोनों प्लेयर्स जो हैं इसमें काम करते हैं, ठीक है। ये जो हैं प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों प्लेयर जो हैं आपके मिक्स्ड इकोनॉमी में काम करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप। ये भी ध्यान रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कैपिटलिस्ट में काम करता है, मतलब जैसा डिमांड वैसी सप्लाई, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इन एन इकोनॉमिक्स, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट क्या टर्म है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है, ये टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जो है इन एन इकोनॉमी, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, आपको बताना है। सो अर्थशास्त्र में नियत अपरिवर्ती ऊपरी लागत का क्या अर्थ है, आपको बताना है। सो देखते हैं, डीपी कांस्टेबल का एग्जाम के क्वेश्चन है ये, और देखिए काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, एक कांस्टेबल के एग्जाम में इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम्स जो हैं बहुत स्टेट के दरोगा के एग्जाम्स के बराबर हैं, जो आपके एसएचओ एसआई के लिए एग्जाम होता है उससे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी वगैरह है, जो पर्क्स है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का एग्जाम आपके लाइफ के स्टैंडर्ड को भी बहुत हाई बनाता है, इसलिए बहुत अच्छा एग्जाम माना जाता है दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम, ठीक है। सो कॉस्ट विच डू नॉट वैरी विथ इनपुट, कॉस्ट विच डू नॉट वैरी विथ डिमांड, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विथ आउटपुट, और कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विथ सप्लाई। तो चार टर्म दिए गए हैं, इनपुट, डिमांड, आउटपुट एंड सप्लाई। तो आपको बताना है जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये क्या है, और ये चारों में से कौन सा चीज है जो फिक्स्ड ओवरहेड को डिफाइन करता है। तो क्या वो एक ऐसा कॉस्ट है, ऐसा लागत है जो इनपुट के साथ बदलती नहीं है, क्या वो ऐसा लागत है जो मांग के साथ बदलती नहीं है, क्या वो ऐसा लागत है जो आउटपुट के साथ बदलती नहीं है, और क्या वो ऐसा लागत है जो आपूर्ति के साथ बदलती नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब होता है कुछ जो पैसे हैं वो आपके फिक्स्ड हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर आप क्या करेंगे, आपका आउटपुट इंक्रीज करता है, तो आपका आउटपुट जो है इंक्रीज करता है तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री मान लेते हैं, इसको स्क्वायर बना लेते हैं, एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री जो है एक, इसके लिए आपने क्या लिया है, आपने रेंट पे लिया है ये मकान, ये रेंट पे है ये मकान, इसका रेंट है 5000, इसका रेंट है 5000, ठीक है, इस मकान का, इसका 5000 रेंट है। ये क्या है, ये मान लेते हैं एक फैक्ट्री है, इसको आपने रेंट पे लिया हुआ है इस फैक्ट्री को, ठीक है, इसका आप 5000 जो है वो रेंट दे रहे हैं, और इसमें आपका जो प्रोडक्शन होता है पर ईयर वो क्या होता है, वो 5000 यूनिट्स होता है किसी प्रोडक्ट का। मान लेते हैं कि आप बाइक बनाते हो, मान लेते हैं कि आप बाइक का मैन्युफैक्चर करते हो, या आपको बना लेते हैं, बाइक छोड़ दीजिए, बाइक थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप साइकिल बनाते हो, ठीक है, आप बच्चों की साइकिल बनाते हैं छोटे छोटे, और आपका एक साल में आप 5000 यूनिट जो है साइकिल बनाते हो, और जहां बनाते हो उस फैक्ट्री का रेंट जो है कितना है, उस फैक्ट्री का रेंट है 5000। आपने क्या किया, आपने प्लान किया कि प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाना है, तो आपने और रॉ मटेरियल लाया और प्रोडक्शन को बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो वर्कर्स हैं वो और काम कर रहे हैं, उनसे आप मेहनत करवाएं, और धीरे धीरे जो प्रोडक्शन है आपका बढ़ा, तो जो आपका आउटपुट बढ़ा, क्या उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ जो इनपुट है वो बढ़ा क्या, ये ओवरहेड जो चीज है, ये ओवरहेड जो फिक्स है वो बढ़ा क्या, ये नहीं बढ़ा।
आपके जो लेबर्स को आप मान लो कि 10,000 रुपया पर मंथ देते थे, क्या वो बढ़ा? क्या वो नहीं बढ़ा? तो ये चीज़ें जो फिक्स्ड होती हैं और आउटपुट बढ़ाने पे भी नहीं बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, क्लियर है, समझ गया? उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। सो वैसी चीज़ें जो प्रोडक्शन बढ़ने पे, आउटपुट बढ़ने पे भी ना बढ़े, उसको कहते हैं हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर है? आइए चलते हैं आगे। ओके, सो इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट? ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सी इकोनॉमी होती है जिसमें ना ही एक्सपोर्ट होता है और ना ही इंपोर्ट होता है। ठीक है, ना ही निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। आयात और निर्यात दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। चार ऑप्शन से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये कौन सी इकोनॉमी है जिसमें ऐसा होता है? सो क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी? यस, कौन सा ये इकोनॉमी का प्रकार है जिसमें ना को आयात होता है और ना ही निर्यात होता है? आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, देखिए, तो ऐसा जो इकोनॉमी होता है बेसिकली ऐसे क्लोज्ड इकोनॉमी होते हैं जिसमें ना तो कोई एक्सपोर्ट होता है ना ही कोई इंपोर्ट होता है। तो ऐसे इकोनॉमी को हम लोग प्रतिबद्ध और क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता है। ओपन इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी को आप कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट मतलब इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मिक्स्ड में आपको पता है पब्लिक प्लस प्लस प्राइवेट, मैंने आपको पहले ही बताया है, हर एक वीडियो में बताता हूँ, पब्लिक प्लस प्राइवेट। और ग्लोबल में क्या हो गया? ग्लोबल में जहां पे ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इकोनॉमी क्या हो गया? जहां पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है पूरे वर्ल्ड से इकोनॉमी का। ठीक है, ऐसे को हो गए हम लोग कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्लोज इकोनॉमी, जो ना वहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है और ना इंपोर्ट हो रहा है, तो वैसे इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू एज फार एज ऑर्गेनाइज सेक्टर इज कंसर्न। ठीक है, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, आपको बताना है। सो नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम वर्क, देर इज ए प्रोविजन फॉर पेड लीव्स, अनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट और लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो इसमें से कौन सा है सही नहीं है? मतलब नॉट ट्रू मतलब आपको रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से फाइंड करना है कि अगर रॉन्ग स्टेटमेंट आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम वर्क, क्या ये सही है या गलत है? उसके बाद क्या है? देयर इज ए प्रोविजन फॉर पेड लीव्स, अनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट और लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? जल्दी बताइए। यस, तो देखिए, देखते हैं एक करके। ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता है। आपको पता है बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं? जिसके बारे में सब कुछ डिफाइंड होती है, उसमें लीव डिफाइंड होती है, उसमें छुट्टी डिफाइंड होती है, सैलरी डिफाइंड होती है, इंश्योरेंस डिफाइंड होता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके बारे में कोई भी चीज़ डिफाइंड नहीं होता है। सो पहला क्या रहा है? नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम वर्क, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। देर इज ए प्रोविजन फॉर पेड लीव्स, ओके। अनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट, ओके, ये भी सही है। लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो ये जो टर्म है देर इज ए प्रोविजन फॉर पेड लीव्स, ये बिल्कुल गलत है। ये पेड लीव्स के प्रोविजन जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो दिस इज द फीचर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता है, पेड लीव्स हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है कुछ चीजें? ओके, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट हैव, ठीक है, आपको बताना है कि सट्टा मांग या ब्याज दर के बीच में क्या संबंध होता है। स्पेकुलेटिव डिमांड, ठीक है, और मनी एंड इंटरेस्ट रेट, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। स्पेकुलेटिव डिमांड और जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसमें कैसा रिलेशनशिप होता है? तो नो रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, कांस्टेंट रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, सो क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है? ओके, तो बॉन्ड मार्केट पे इस पर डेफिनेटली इसका जो है प्रभाव पड़ता है। और ये क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा प्रतिलोम संबंध। इनवर्स रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है? स्पेकुलेटिव डिमांड जो होता है उसका इंटरेस्ट रेट पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मैंने आप इकोनॉमी में आपको ये कराया है। ओके, सो इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ठीक है, ओके, आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ जो इलास्टिसिटी है फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वो क्या होगा। तरलता पास की स्थिति में, तरलता पास की स्थिति में मुद्रा की अपेक्षा मांग के लिए मूल सापेक्षता क्या होगी। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी डिमांड फॉर मनी होता है वो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट रेट है उनसे इंस्पायर होता है। और कई बार क्या होता है, आपके जो डिमांड फॉर मनी है वो इंटरेस्ट रेट उससे क्या होता है, उससे वेरी नहीं करता है। तो इंटरेस्ट का जो प्रभाव है आपके डिमांड पे नहीं होता और आपके डिमांड का जो प्रभाव है वो इंटरेस्ट रेट पे नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। और ये परफेक्ट इलास्टिसिटी के डिनोट होता है। ठीक है, ये पूर्णतः लोचपूर्ण इसको कह सकते हैं। ओके, which of the following is defined as the point where supply equals demand for the product with equilibrium price। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। यस, so which of the following is defined as the point where supply equals demand। जहां सप्लाई है वो डिमांड के बराबर होता है, जो सप्लाई होती है उतना ही डिमांड होता है। फॉर ए प्रोडक्ट विथ इक्विलिब्रियम प्राइस, एक प्रोडक्ट के लिए विथ इक्विलिब्रियम प्राइस। यस, इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। आपूर्ति मांग के बराबर होती है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया और आसान सा क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया और आसान सा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह पूछ रहा है कि सप्लाई जो है वो डिमांड के क्या होता है, वो इक्वल होता है। सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं बेसिकली इसमें होता क्या है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका सप्लाई और ये मानते हैं डिमांड। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पे हो गया आपका सप्लाई और वाई एक्सिस पे हो गया आपका डिमांड। ठीक है, सप्लाई वर्सेस डिमांड। अब इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन कोई होता है कि ये जो सप्लाई है वो यहाँ आ गई, ये सप्लाई जो है ये बढ़ के नीचे से यहाँ आ चुकी है। ठीक है, यहाँ आ चुकी है। ठीक है, लेकिन जो डिमांड है वो तो नहीं बढ़ रहा है, वो तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन जो है वो नहीं कहलाएगा जो यहाँ पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बात कर रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम की, बाजार संतुलन की। मतलब बाजार जो है वो संतुलित हो, बाजार जो संतुलित हो उसकी बात यहाँ जो है वो किया जा रहा है। तो कैसा ग्राफ डिनोट किया जाए जिससे ये समझ में आ जाए कि जो सप्लाई है जो डिमांड है दोनों बराबर है। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, देखिए ये जो है ये ग्राफ ऐसा होगा। ओके, मतलब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देख रहे हो जितना सप्लाई है, इतना सप्लाई है उतना ही यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, वहीं पे इतना डिमांड है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब जो डिमांड है और जो सप्लाई है दोनों क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। इसको कहते हैं बाजार संतुलन, इसको कहते हैं हम लोग बाजार संतुलन। ओके, आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओके, so in which of the following types of market do the buyers and sellers, mainly individual and institutions, engage in trade of financial securities such as bonds and stock। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में जो खरीदार और विक्रेता हैं, मुख्य रूप से व्यक्ति जो है संस्थान, बॉन्ड और स्टॉक जैसी अंत वित्तीय प्रतिभूतियां हैं उसका क्या है, संलग्न करते हैं। ठीक है, उसका क्या करते हैं, संलग्न करते हैं। जल्दी बताइए, बहुत आसान प्रश्न है ये, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि फाइनेंस जो मार्केट होता है
जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, मैंने आपको बताया था इसके दो पार्ट हैं। क्या है इसका? एक है आपका इसका कैपिटल, और दूसरा क्या था? इसका था मनी मार्केट। मैंने बताया था कि कैपिटल मार्केट में क्या बिकते हैं? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर। तो ऐसे जो चीजें हैं वो कहाँ बिकते हैं? वो बिकते हैं आपके फाइनेंशियल मार्केट में। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्या बात करें, बॉन्ड्स स्टॉक की बात हो रही है यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, पूंजी बाजार में ऐसी चीजों का खरीद बिक्री किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के राजनीति का भाग नहीं होता? राजनीति का जो भाग है वो नहीं होता, आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो चीज है जो पॉलिटिक्स का भाग नहीं होता। मतलब पॉलिटिक्स से क्या होता है? इंस्पायर नहीं होता, और पॉलिटिक्स से इंपैक्टेड नहीं होता, अफेक्टेड नहीं होता। यस, तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, टैक्स पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, डेट और सरप्लस मैनेजमेंट। ठीक है, बताइए आपको कौन सा जो है वो पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? टैक्स पॉलिसी तो निश्चित पॉलिटिक्स का पार्ट है। जब भी आप देखोगे कि जब भी इलेक्शन आने वाला होता है तो टैक्स में बहुत सारी छूट दी जाती है, तो ये तो है, ये तो है। इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बात होती है। बहुत सारे पीएसयू से डिसइन्वेस्टमेंट करके वो पैसा किसी सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्लान में लगाने की बात होती है, तो ये भी है। डेट और सरप्लस मैनेजमेंट भी है। अगर किसी देश पे बहुत ज़्यादा डेट हो, ऋण हो, तो डेफिनेटली उस देश के प्रति, उस सरकार के प्रति लोगों के बीच में जो रोष होगा वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करेगा। सो इसका आंसर हो जाएगा मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ये किसका काम है? ये काम है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल डिसाइड कि कितना मनी सप्लाई करना है, कितना नहीं करना है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है? आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स? ठीक है, सो किस तरह का जो संबंध है इनकम और डिमांड में होता है नॉर्मल गुड्स के मामले में? नॉर्मल गुड्स जो रोज के इस्तेमाल वाले गुड्स हैं, इस मामले की अगर बात करें तो बेसिकली ये कौन सा जो है इसमें से डिफाइन करेगा कि नॉर्मल जो गुड्स होते हैं उसके डिमांड और सप्लाई में क्या रिलेशनशिप होता है इनकम एंड डिमांड में। तो आपकी जो इनकम है वो डिमांड को कैसे इम्पैक्ट करती है, मतलब आपकी जो आय है वो आपकी मांग को कैसे इम्पैक्ट करती है, ये आपको बताना है। तो क्या ऐसा हम समझ सकते हैं कि हमारा इनकम अगर जैसे जैसे राइज करता है तो हमारा डिमांड भी राइज करेगा? ठीक है, अगर हमारी इनकम, हमारी सैलरीज बढ़ती है तो क्या हमारा डिमांड राइज करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो चॉइसेस होगी वो चेंज होगी, हमारी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आइए देखते हैं। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम और डिमांड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पे इम्पैक्ट होना ही होना है। समटाइम्स देयर इज ए डायरेक्ट एंड समटाइम्स देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप, ये भी गलत है। देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। यस, द सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे ही पैसा बढ़ता है हाउस होल्ड में वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, मार्केट में आप देखेंगे प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ता है। तो ये जो है क्या हो गया? ये आपका प्रत्यक्ष संबंध हो गया। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध है जो आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। ठीक है, तो फेयर प्राइस सोप कीप स्टॉक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यस, तो आपको बताना है कि जो फेयर प्राइस सोप होते हैं, ठीक है, उचित मूल्य की जो दुकान होते हैं, ये सरकार द्वारा संचालित होते हैं, और इसमें आपको इन सब में से क्या क्या चीज मिलते हैं बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप भी कभी न कभी फेयर प्राइस शॉप पे गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इसके बारे में आपको जानकारी होगी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, आप जानते हैं कि फेयर प्राइस शॉप are purposefully organized. The purpose of this fair price shop to provide essential goods to those who are reeling under below the poverty line. So those people who are found to be below poverty line are to be helped by the government. Below poverty line are to be helped by the government in case of essential commodities. Essential commodities. So ये जो है ये क्या है?
ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिसको फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से सरकार जो है आप तक पहुंचाती है। वो सारे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ठीक है। सो ये जो गरीबी की जो लाइन है इसके नीचे जो भी आते हैं उनको सरकार जो है ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3, ठीक है। सो फूड ग्रेन, शुगर एंड केरोसिन ऑयल, 3 of them are essential commodities for those who are reeling under the poverty line। जो भी गरीबी रेखा के लोग अंदर नीचे रहते हैं उनके लिए तीनों चीजें जो हैं वो एक जरूरत है, ठीक है। आइए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यस, सो व्हाट इज कॉल्ड डीलिंग डन थ्रू मनी, ठीक है। धन के माध्यम से किए गए व्यवहार को क्या कहा जाता है? कोई ऐसा काम जो धन के माध्यम से किया गया हो, मनी का यूज किया हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? तो धन के माध्यम से किए गए व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो डीपी कांस्टेबल का एग्जाम है का क्वेश्चन है 17 का। यस, तो खरीद बिक्री, प्रत्यक्ष बिक्री, वस्तु विनिमय, कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैंने आपकी कराई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो काफी क्लियर होंगे। यस, क्या हो जाएगा? सो मनी से हम लोग क्या करते हैं? या तो बाय करते हैं, नहीं तो सेल करते हैं। तो मनी का जो यूज है वो खरीद बिक्री के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था ये। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपको? देखिए, दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एग्जाम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत अच्छी लाइफ इस जॉब के बाद, पर्सनली गारंटी। दिल्ली पुलिस की जॉब जो है एसआई की वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया। ऑब्वियस सी बात है, जो भी बेस्ट चीज़ है उसके लिए आपको बेस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा है उसके लिए आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जो एग्ज़ाम बड़े हैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो एग्ज़ाम छोटे हैं उसके लिए कम मेहनत करना पड़ता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? मतलब आपको अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स दैट देयर इज द मॉडर्नाइजेशन इन द सेक्टर वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? एडॉप्शन ऑफ ओल्ड टेक्निक विथ लार्ज स्केल। ओके, ओल्ड टेक्निक की बात आती है तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग आंसर। एडॉप्शन ऑफ सेम टेक्निक्स इन डिफरेंट वे, ऑब्वियस सी बात है, जब सेम टेक्निक को आप डिफरेंट वे में यूज करोगे तो उससे कहां से मॉडर्नाइजेशन कहलाएगा? तो ये भी जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, कल्चर का कहां से यहां मतलब आया? कल्चर से आपके गुड्स एंड सर्विसेज मॉडर्नाइजेशन में क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो ये भी हो जाएगा। अब तो भाई चौथे को सही होना पड़ेगा, अब तो चौथे को सही होना पड़ेगा। क्या है चौथा? एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली जब नए तकनीक को हम अपनाते हैं इट मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उसका जो इंपैक्ट है आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे निश्चित दिखेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अपना अगला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड एबव हिज ऑन फार्म कंजम्पशन इज नोन एज, ओके। किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच, खपत से अधिक, ठीक है, जो खपत है उसका उससे अधिक जो उत्पादन है के बीच के अंतर को किस रूप से जाना जाता है? जल्दी बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया आपसे। ऑब्वियस सी बात है, जो भी किसान कोई चीज उपजाता है उसका जो इस्तेमाल वो खुद करता है, उसके बाद जो उस चीज बच जाता है उसको क्या करता है? वो मार्केट में बेचता है। तो उस चीज को जो सरप्लस उसको हो रहा है उसको क्या कहेंगे? क्या उसको कंज्यूमर सरप्लस कहेंगे, उसको मार्केटेबल सरप्लस कहेंगे, फॉरेन कंजम्पशन कहेंगे या डोमेस्टिक कंजम्पशन कहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। फॉरेन कहाँ से आ गया बीच में भाई, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस में आपको फर्क ढूंढना है। ये भी डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये भी गलत है, ठीक है। तो कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर जो यूज करेगा, लेकिन कंज्यूमर तो तभी यूज करेगा ना जब वो किसान उस चीज को मार्केट में जाके बेचेगा। तो उसको बेचने के लिए उसको क्या हो गया? वो जो सरप्लस हो गया वो हो गया उसका मार्केटेबल सरप्लस। आंसर बी इज द राइट आंसर मेरे बच्चों, आंसर बी इज द राइट आंसर। विपणन योग अधिशेष कहलाता है ये हिंदी में। तो जो भी प्रोडक्ट जो है किसान का बच रहा है उसके खुद के कंजम्पशन के बाद वो सारे सरप्लस कहलाते हैं। मार्केटेबल मतलब मार्केट में उसको, बाजार में जाके उसको बेचा जा सकता है। सो प्लीज रिमेंबर दीज सरप्लस आर कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आपने को मैंने बताया था,
वो सारे गुड्स जो किसी फाइनल गुड्स को बनाने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं, उन सारे गुड्स को क्या कहते हैं? उन सारे गुड्स को कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा था कि स्टील, मैंने कहा था कपास जिससे तकिया बन सकता है, जिससे गद्दा बन सकता है, चेयर बन सकते हैं। तो वैसे चीज़ों को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स जो बीच में हेल्प करे। कैसे आपके 10th के बाद इंटरमीडिएट है, उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन होता है, तो आपका इंटरमीडिएशन अगर नहीं हुआ तो आपका ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगा। तो वही इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं वो आपके आगे वाले फाइनल जो गुड्स होते हैं, जिसको कंज्यूम करना है, जिसको यूज़ करना है, उसको बनाने में सहायक होते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? हार्ड ड्राइव, स्टील, पेंट, मेडिसिन। यस, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हार्ड ड्राइव, स्टील, पेंट या मेडिसिन? इसमें से कौन सा जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड जो है वो नहीं होगा? यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन क्या है? ये तो फाइनल गुड है। ये मेडिसिन का क्या इस्तेमाल होगा? मेडिसिन का तो आगे कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसको तो डायरेक्ट कंज्यूम करना है। हार्ड ड्राइव का कंप्यूटर में इस्तेमाल होगा। स्टील का बहुत सारा, मान लो कि स्टील है तो स्टील से आपको कभी प्लेट्स बनते हैं, बर्तन आपके बन सकते हैं, आपके जो स्टेयर्स है उसके रेलिंग बन सकते हैं, आपके बेड बन सकते हैं, टेबल बन सकता है, तो स्टील भी यूज होगा। और पेंट से जब पेंट कर देते हैं तभी तो दरवाजा तैयार होता है, तो पेंट भी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो क्या कह रहा है कि जो मिलिट्री पे खर्च होता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे जो खर्च होता है, उस खर्च को हम लोग क्या कहते हैं? यस, सारे ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि उस खर्च को हम क्या कहते हैं। यस, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से आपको इसका आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे? सरकार की सुनिश्चित उपभोग व्यय, सुनिश्चित निजी उपभोग व्यय, निश्चित पूंजीगत उपभोग व्यय या सरकारी निवेश। क्या कहेंगे इसको? तो इसको कहते हैं मेरे बच्चों, वो कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि फाइनल कंजम्पशन हो रहा है, मिलिट्री पे खर्च करना, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, तो ये क्या है? ये फाइनल कंजम्पशन ही तो है। इट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का सुनिश्चित उपभोग व्यय ये कहलाता है। ठीक है, सुनिश्चित उपभोग व्यय ये कहलाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड। आपको पता है जब हमारा अर्थव्यवस्था शुरू में स्टार्ट हुआ था तो उस समय एक्सचेंज करने का कोई सोर्स हमारे पास नहीं था, कोई साधन नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो उस समय बार्टर सिस्टम नाम की जो पद्धति थी वो चलती थी। और बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपको, मेरे पास आलू है तो मैं आपको आलू दे दूंगा, और आपके पास टमाटर है तो मैं आपका टमाटर ले लूंगा, तो हम दोनों का काम निकल जाता था। इसी सिस्टम को कहते थे बार्टर सिस्टम। इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती थी, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वार्ड। मेरे पास टमाटर है और आपके पास आलू है और मुझे भिंडी चाहिए, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, भिंडी किसी और के पास है। तो ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या था कि मेरे पास जो चीज़ है, एक वैसे आदमी को ढूंढना जिसको वैसा ही चीज़ चाहिए, और वैसा आदमी मुझे ढूंढ पाए जिसे वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती थी, डबल कोइंसिडेंस वार्ड्स को कहते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम की। ठीक है, सो इस बार्टर सिस्टम में ये जो समस्या है ये धीरे धीरे कब खत्म हुई? जब हमारे पास एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है, जब हमारे पास मनी आया या सोर्स ऑफ एक्सचेंज आया, जिससे हम चीज़ों को खरीद बिक्री कर सकते हैं। ये तो हमारा बार्टर सिस्टम था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंजिंग इंडिविजुअल गुड्स, ये तो प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग गुड्स, स्टोरिंग वेल्थ, ओके। डिफिकल्टी इन फॉर्म इन मेजर्स ऑफ वैल्यू विच एक्सेप्टेड बाय ऑल, ओके। डिफिकल्टी ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप इन ट्रेड। आपको पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो है वो गलत नहीं है। आपको नॉट प्रॉब्लम बताना है, आपको प्रॉब्लम नहीं बताना है। इसमें 4 प्रॉब्लम में से 3 प्रॉब्लम है, एक नहीं है। आपको वो जो एक है उसको आपको पता करना है। सो डिफिकल्टी इन एक्सचेंजिंग इंडिविजुअल गुड्स, ऑब्वियस सी बात है, ये डिफिकल्ट तो है ही। आपको मान लीजिए कि मैं एक कारपेंटर हूँ, मैं लकड़ी का काम करता हूँ, और मुझे क्या है, मुझे कुछ फूड आइटम चाहिए, मुझे राइस चाहिए, तो आप मुझे राइस दोगे, मैं आपको क्या बना के दूंगा? लकड़ी का टेबल। तो आप समझ रहे हो ये कितना डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंजिंग ऑफ इंडिविजुअल गुड्स, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, ऑब्वियस सी बात है,
आप जो वेल्थ है वो क्या है, आपके सामान है उसको कैसे स्टोर करोगे, वो तो खराब हो जाएंगे। मान लो कि मैं कोई वेजिटेबल्स बेचता हूँ, उसको एक्सचेंज करता हूँ बार्टर सिस्टम में, अगर उसको मैं स्टोर करके रखूँ घर में तो वो तो खराब हो सकता है। इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नॉट अ प्रॉब्लम आपको ढूंढना। ये सारे प्रॉब्लम हैं, ये सारे जो हैं ये बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन फॉर्म ऑफ मेजर्स ऑफ वैल्यू विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, ऑब्वियस सी बात है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि 1 किलो आलू का दाम जो है 1 किलो टमाटर से लगाया जा सकता है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो ये भी जो है एक प्रॉब्लम थी, तो कोई सा प्रॉब्लम नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है। चौथा हमारा बहुत आज आंसर आ रहा है, तो चौथा जो है वही प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप इन ट्रेड, ऑब्वियस सी बात है। पर्सनल रिलेशनशिप कहाँ से आ गया बार्टर सिस्टम में, तो ये जो है एक प्रॉब्लम नहीं था। व्यापार में व्यक्तिगत संबंधों का विकास, ये एक समस्या जो थी वो नहीं थी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहां हमसे क्या पूछा। ओके, तो टूथब्रश, साइकिल, ब्रेड आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। आपको बताना है कि टूथब्रश, साइकिल और ब्रेड ये जो है किस प्रकार के वस्तुओं के उदाहरण है। इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स या इंफीरियर गुड्स। यस, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए ये किस चीज के उदाहरण हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आप जानते हैं, इट इज सेमी फर्निश्ड गुड, जिसको किसी फाइनल गुड्स को यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यस, तो बेसिकली ये सारे जो हैं वो कंज्यूम करने के लिए गुड्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, क्योंकि ये सारे चीज जो हैं कंजम्पशन के लिए रेडी हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है, इसको कहेंगे हम लोग कंज्यूमर गुड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अ बिजनेस इंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, buying goods cheap and selling them at higher price is known as। ओके, तो आपको क्या पूछा जा रहा है कि मान लेते हैं कि एक उद्यम है, एक बिजनेस है, एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उसे कच्चे कीमतों पर उच्च कीमतों पर बेच के लाभ कमाया जाता है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कोई एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए, उसको एक्स मार्केट से खरीदा गया और उसको खरीद के क्या किया, वो जाके वाई मार्केट में बेच दिया, ठीक है। किस पे? हाई प्राइस पे, हाई प्राइस पे। और ये जो है ये क्या है, ये खरीदा लो प्राइस पे, ये खरीदा लो प्राइस पे, बेचा किस प्राइस पे, बेचा इसको हाई प्राइस पे। क्लियर है, चीजों को समझ गए। तो इस स्थिति को, इस इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है इसको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। किराया, वस्तु विनिमय, वाणिज्यिक या क्रय विक्रय, मर्केंटाइल, मर्केंडाइजिंग, बार्टरिंग या मर्सिनरी। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम लोग मर्केंटाइल, मतलब वाणिज्य की, सस्ते दामों पे खरीद के उसे महंगो दामों पे बेच देना, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड इज डिफाइंड, ठीक है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द टाइप्स ऑफ फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुड्स इज डिफाइंड एज द goods that are identical, similar or comparable to another product in the eyes of consumer such that they can either fully or partially satisfy the same needs of the consumer, ठीक है। so निम्नलिखित में से किस प्रकार के माल को, मतलब प्रोडक्ट को उपभोक्ता की दृष्टि में किसी अन्य उत्पाद के सदृश, समरूप या तुलनीय माल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उपभोक्ता के समान आवश्यकताओं को पूर्णतः या आंशिक तौर पे पूर्ण कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, क्या कहेंगे इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसको कहेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के माल को उपभोक्ता के दृष्टि में किसी अन्य उत्पाद के सदृश, समरूप या तुलनीय माल के रूप में परिभाषित किया गया है, मतलब दूसरे प्रोडक्ट के क्या है, कॉम्पैरेटिवली इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। सो एक प्रोडक्ट ए है, ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं, नहीं तो इसके सिमिलर प्रोडक्ट जो बी है इसको भी यूज कर सकते हैं। तो बी यहां क्या हो गया, बी यहां क्या हो गया, बी यहां हो गया आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो अ कंज्यूमर विल डेफिनेटली कीप दिस गुड एज ए सब्स्टिट्यूट, अगर ये नहीं तो ये यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ऐसी जो तुलनात्मक, आंशिक और पूर्णतः उसकी सेटिस्फाइड करता है वैसे प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। क्लियर है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके,
सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन, ये टर्म कौन सा है, इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल गुड्स। निम्न में से कौन सा एक टर्म है जो डिफाइन करता है कि एक पूंजीगत वस्तु के टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है, आपको बताना है। यस, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जो गुड्स होते हैं, ठीक है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, अगर वो साल भर रखे रहे तो उसमें क्या होता है, उसमें वियर एंड टीयर होता है। ठीक है, उसमें वियर एंड टीयर होता है। वियर टीयर का मतलब क्या, मतलब घिस जाना, रगड़ जाना। तो घिसने और रगड़ने के बाद जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी मशीनरी की। और ये जो प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डिप्रेसिएशन, मतलब मूल्यह्रास हो जाना। और यही है आपका संदर्भ जिसमें क्या होता है, डिप्रेसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टियर ऑफ द कैपिटल गुड्स। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिप्रेसिएशन। ठीक है, डिप्रेसिएशन। ठीक है, डिप्रेशन क्या है, ये एक मंदी की हालत है जब इकोनॉमी जो पूरे विश्व की है बहुत खराब हो जाती है। आपको पता है कई बार ऐसा स्थिति होता है कि पूरे विश्व की जो मंदी है, इकोनॉमी है, वो मंदी के दौर में चली जाती है और इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तब तक इसको देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सो इंक्रीज इन एमएसपी हैज फोर्स्ड फार्मर्स टू डाइवर्ट लैंड। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता है क्या है, देखिए एक बार समझा देता हूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखिए, ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसी व्यवस्था है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, बाय गवर्नमेंट, जो कहती है कि ऐसी कभी भी स्थिति उत्पन्न होती है जब मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बहुत बढ़ जाए। और क्यों बढ़ जाएगा, जब बम्पर प्रोडक्शन होगा, जब बम्पर प्रोडक्शन अगर किसी चीज का हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी कमोडिटी का अगर प्रोडक्शन जो है वो अगर बम्पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसी स्थिति में उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, प्राइस विल फॉल। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज का प्रोडक्शन जो है अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, उसका प्राइस फॉल हो जाएगा। और कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि प्राइस इतना कम हो जाता है कि जिस दर पे किसानों ने अपनी चीजों को उगाया है, अपने प्रोडक्शन में अपना खर्च किया है, वो भी पैसा उनका नहीं निकल पाता है। तो सरकार कहती है कि कुछ पैसा निर्धारित करती है कि मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 1200 रुपये पर क्विंटल, ठीक है, 1200 रुपये पर, मान लीजिए कि पर 100 किलोग्राम मान लेते हैं, पर 100 kg आपको पैसा डिसाइड कर देगी। और वो क्विंटल से ही होता है, क्विंटल ही लिखते हैं, ठीक है, पर क्विंटल के हिसाब से कोई प्रोडक्ट का रेट फिक्स कर देगी। तो किसान को एक निश्चित ये होता है कि अगर स्थिति कितनी भी खराब हो जाए, अगर प्रोडक्शन बहुत भी हो गया, मार्केट क्रैश कर जाए, मार्केट में ये 1200 के बदले 800 में चीज़ें बिकने लगी, लेकिन हमारी जो सरकार है वो तो हमें कुछ ना कुछ पैसा देगी ही। और वो कुछ पैसा क्या होगा, हमारा जो लागत हुआ है उससे ज़्यादा होगा। तो इसी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इस स्तर पे तो सपोर्ट हमको आपको करेंगे ही करेंगे। और वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में 1500, 1600, 2000, 5000 कैसे भी बेच सकते हो, बेचाइए। लेकिन ऐसी स्थिति अगर आ जाए जब आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत सस्ता बिकने लगे, तो उस परिस्थिति में गवर्नमेंट विल कम टू रेस्क्यू यू। गवर्नमेंट आपको सेव करेगी और गवर्नमेंट जो है आपके प्रोडक्ट को एक उचित मूल्य पे खरीदेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब एमएसपी में वृद्धि की जाती है तो किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से, किसान को मोटे अनाज के उत्पादन से किसके उत्पादन के लिए भूमि में तैयार करने के लिए मजबूर किया जाता है। ओके, सो इंक्रीज इन एमएसपी हैज फोर्स्ड फार्मर्स टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्सेज ग्रेन टू प्रोडक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता होना चाहिए जो एमएसपी है वो सारे प्रोडक्ट के लिए नहीं मिलती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं उनके लिए मिलती है। तो आपको बताना है कि अगर
एमएसपी दिया जाए, क्योंकि एमएसपी एक ऐसा साधन है जिससे किसान की जो आर्थिक लॉस है उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस परिस्थिति में, आपको ये बताना है कि अगर एमएसपी दिया जाए तो उस लालच में जो किसान है वो किस चीज़ के प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगते हैं रादर देन डूइंग मोटे अनाज। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। एमएसपी के संबंध में ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसी परिस्थिति में जब एमएसपी दिया जाता है तो उस लालच में कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलेगा ही, उस लालच में जो फार्मर्स हैं वो वीट और राइस के जो हैं प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, गेहूं और चावल के प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्लियर है, समझ गए चीज़ों को? ओके, सो व्हाट इज लीस्ट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या चीज की जरूरत है? जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 2021 और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है कि किसी भी कंपनी में कहीं भी किसी गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो उसमें से निम्न में से किसकी जरूरत जो है सबसे कम होती है? क्या लिखा है? लीस्ट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है? लीस्ट रिक्वायर्ड, सबसे कम जरूरत इसमें से किसकी पड़ेगी आपको बताना है। तो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, पीपल टू डू द वर्क, ऐसे लोग मिले जो आपको काम करे। ठीक है, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पीपल टू डू द वर्क, टूल्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी, इंस्टीट्यूट्स टू एडुकेट पीपल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? लैंड्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, पीपल टू डू द वर्क, टूल्स एंड रॉ मटेरियल एंड मनी एंड इंस्टीट्यूट टू एडुकेट पीपल। तो आप मुझे ये बताइए, क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए क्या जरूरत है क्या कि ऐसे इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो लोगों को एजुकेट करे? ये सही में ज़रूरत है क्या? नहीं, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोगों को शिक्षित करने के लिए जो संस्थाएं हैं इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट टू एजुकेट पीपल इज द लीस्ट रिक्वायर्ड। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट इज लीस्ट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि नहीं जरूरत है, कह रहा है आपको कि सबसे कम किसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? सबसे कम जरूरत पड़ती है लोगों को शिक्षित करने के लिए। शिक्षित तो करना है लोगों को, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज के संदर्भ में अगर हम देखेंगे, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें इसकी सबसे कम जरूरत होती है। ठीक है, इसकी जरूरत ना के बराबर होती है। ठीक है, आई होप चीज़ों को आप समझ गए हो। और आज जो है हमारे 25 क्वेश्चन का डिस्कशन है वो समाप्त होता है। मैं आपसे कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपको दिल्ली पुलिस वाले में पेपर में है वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड आ रहे हैं। सो 2-3 चीज़ कर सकते हैं हम लोग। पहला आपको मैं बता दूं, ओके, इसमें हम यहाँ कर लेते हैं, एक और स्लाइड ले लेते हैं। सबसे पहली बात है, जो लेक्चर्स हैं जितने, उसको आपको करना है रिवीजन। 2-3 काम पे आपको ध्यान देना है। लेक्चर्स का रिवीजन करना है आपको। ठीक है, और जो एक इंपॉर्टेंट काम और करना है आपको, वो है आपका टेस्ट लगाना है आपको, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट पास मिल जाएगा पिनाकल का, वो यूज़ कर सकते हैं, या आपको जहाँ से भी टेस्ट यूज़ करना है आप वहाँ से भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप कीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो दिल्ली पुलिस वाला एग्ज़ाम है, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपका एग्जीक्यूटिव वाला हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाला हो, आपके कॉन्स्टेबल्स का हो, ये आपके एसआई वाला हो, ये सारे एग्जाम में जो आपका स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका स्कोर जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो लगे रहिए, बहुत मेहनत कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर से बेहतरीन 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए और बहुत मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।